हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो जो स्लज फॉर्म होता है वो स्लज डाइजेस्टर में फॉर्म होता है, तो उसकी डिज़ाइन कैसे की जाती है वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं डिज़ाइन डेटा फॉर स्लज डाइजेस्टर। कुछ डिज़ाइन डेटा है, जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर की बात करें तो इसमें जो टैंक का डायमीटर है वो 6 to 18 मीटर की रेंज में आप कंसीडर करते हैं, और जो डेप्थ है टैंक की वो आप 6 to 12 मीटर की रेंज में होती है। डाया टू डेप्थ रेशियो जो है वो वेरी करता है 1.5 से 4 के बीच में, और डाइजेशन पीरियड या मीन सेल रेसिडेंस टाइम जिसको बोलते हैं वो 30 दिन का रहता है। ठीक है, 30 दिन तक इसमें डाइजेशन होता है। वॉल्यूम जो है डाइजेस्टर का उसको आप कंप्यूट करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, और आपको पता है कि V इक्वल टू जो फॉर्मूला है ये डाइजेस्टर का जो वॉल्यूम है ये होता है V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 होल इंटू TD यानी इंटू टाइम। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है V1 ये क्या है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज फेड पर डे, यानी पर डे जितना आप जो है उसमें एंटर करा रहे हैं रॉ स्लज वो वॉल्यूम हो गया। V2 हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, यानी ये डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम है विथ ड्रॉन पर डे, जो कि आप पर डे निकाल रहे हैं। ठीक है, कितना डाइजेस्टेड स्लज बन रहा है, यानी पर डे कितना एंटर कराया और कितना आप डाइजेस्टेड स्लज निकाल रहे हैं बाहर, ये V2 हो गया। और जो ये आपका TD है डाइजेशन पीरियड, डाइजेशन पीरियड। क्लियर है, तो इसकी हेल्प से जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली जो है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि V इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2। और आपको ये तो पता ही है कि जो डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम होता है वो रॉ स्लज के वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 रहता है। अब सपोज अगर आप मॉनसून स्टोरेज की बात करें तो मॉनसून स्टोरेज भी कंसीडर करेंगे अगर इस कंडीशन में है, तो एडिशनल वॉल्यूम V2 इंटू टी जो है आप और प्रोवाइड कर देंगे डाइजेस्टर में, जहाँ T जो होता है वो सपोज मॉनसून पीरियड है, तो इसको भी आपने कंसीडर कर लिया। तो टोटल वॉल्यूम अब क्या हो गया, V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 इंटू TD प्लस V2 इंटू टी, यानी V2 सेकेंड वॉल्यूम जो आपका स्लज बन रहा है डाइजेस्टर स्लज का वॉल्यूम इंटू मॉनसून पीरियड आप और ऐड कर देते हैं। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर की डिज़ाइन। अब नेक्स्ट आता है हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। तो हाई रेट स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है कि सबसे पहले आप वॉल्यूम जो है कंसीडर करते हैं स्टेज 1 में। स्टेज 1 यानी जो एक्टिव जोन था उस केस में हाई रेट स्लज डाइजेस्टर का वॉल्यूम क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है V इन फर्स्ट स्टेज, वो होता है V1 इंटू TD1, यानी कि वॉल्यूम V1 जो रॉ स्लज का वॉल्यूम है, V1 क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज फेड पर डे, यानी जो आप एंटर करा रहे हैं पर डे वो कितना है, और TD1 क्या होता है, ये मीन सेल रेसिडेंस टाइम है, यानी कितना ड्यूरेशन तक, इसको आप रिटेंशन टाइम भी कह सकते हैं, डिटेंशन टाइम, यानी कितने पीरियड तक जो है आपने उसको उसमें स्टेज 1 में रखा, तो वो आपका होता है 10 to 15 डेज का। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज में वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर इन सेकेंड स्टेज क्या होगा, तो सेकेंड स्टेज में फॉर्मूला होता है V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 इंटू TD2 प्लस V2 इंटू कैपिटल T, जहाँ पर बाकी वैल्यूज आपको पता है, V1 रॉ स्लज का वॉल्यूम, V2 क्या है जो डाइजेस्टर स्लज बना है उसको आप कितना निकाल रहे हैं पर डे, बस सारी वैल्यू सेम है, बस TD2 क्या होता है, ये डाइजेशन पीरियड होता है, डाइजेशन पीरियड इन स्टेज 2, यानी सेकेंड स्टेज में जो डाइजेशन पीरियड है वो आपने कंसीडर किया है, जो कि होता है बिटवीन 10 to 12 डेज, यानी 10 से 12 दिन के बीच का रहता है। तो ये ओवरऑल आपका जो है डिज़ाइन स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर की कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टर्म आता है गैस प्रोडक्शन। देख लीजिए कि सपोज ये है आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो इस टैंक में जो डिस्चार्ज गया वो सपोज Q0 था, और सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन SS0 है, और PST यानी कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की सपोज इफिशियंसी जो है वो ईटा SS है। तो ये क्या होगा, इसको आप फाइनली स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे।
जो टोटल सॉलिड्स बनेंगे और ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी जो टोटल सॉलिड्स हैं वो क्या होंगे, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में एंटर करेंगे, तो क्यू नॉट इंटू एस एस नॉट, ये टोटल सॉलिड हो गए, और इफिशियंसी इसकी कितनी है, ईटा एस एस, तो ये आपके टोटल सॉलिड बन गए। तो जो टोटल सॉलिड बनते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज नॉन वॉलेटाइल सॉलिड एंड सेकेंड इज वॉलेटाइल सॉलिड। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो रिमूव नहीं हो सकते, जो चेंज नहीं हो सकते, वही रहेंगे। वॉलेटाइल मतलब क्या है कि ये चेंज हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं यहाँ से। तो जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं वो टोटल सॉलिड्स के 30% रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.3 क्यू नॉट एस एस नॉट ईटा एस एस, टोटल सॉलिड ये हो गए, उसका 30% 0.3, और ये जो होते हैं वॉलेटाइल सॉलिड्स, ये टोटल सॉलिड्स का 70% होते हैं, ये 30% और ये 70%। तो ये हो गया आपका 0.7 क्यू नॉट एस एस नॉट इंटू ईटा एस एस। तो जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं ये तो चेंज नहीं होंगे, तो इसका 100% जो है वो आपका डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डाइजेस्टेड स्लज बनता है वो आपका होता है कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं उसका 100% मतलब 1, और जो वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं इसका 35% डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं इसका आपका 35% जो है वो आपने जो है इसको डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अब आपको पता है कि वॉलेटाइल सॉलिड का कितने परसेंट बचा, 65%। तो 35% तो यहाँ डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट हो गया, 65% जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो गैसेस हैं तो ये जो है इसका 65 से टू 70%, ये जो है 70% कन्वर्ट हो जाता है मीथेन में, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 8600 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है, और 30% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो जो गैसेस का वॉल्यूम है वो 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ टोटल वॉलेटाइल सॉलिड्स का रहता है। यानी कि टोटल वॉलेटाइल सॉलिड्स कितने हैं, 0.6 मीटर क्यूब पर केजी, और टोटल वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं कितने आपके, इतने, यानी टोटल सॉलिड्स के कितने हैं, 0.7 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट एस एस नॉट इंटू ईटा एस एस, या 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड्स, जो कि दैट रिड्यूस टू गैसेस, यानी उन वॉलेटाइल सॉलिड्स का 0.9 मीटर क्यूब पर केजी जो गैसेस में रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं 0.9 इंटू कितना गैसेस में रिड्यूस हो रहा है वॉलेटाइल सॉलिड का, इसका 65% गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 0.7 क्यू नॉट एस एस नॉट इंटू ईटा एस एस का 65% मीन्स 0.65। तो इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उसको आप गैसेस का वॉल्यूम में, यानी कि जो डाइजेस्टर में जो एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं उतना आप वॉल्यूम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये गैस प्रोडक्शन का पूरा चार्ट है। देख लीजिए कि जो भी टोटल सॉलिड्स हैं आउट ऑफ टोटल सॉलिड्स जो कि डाइजेस्टर में आ रहे हैं प्री-एसटी से, तो उसमें क्या है 70% क्या है वॉलेटाइल है, और 30% क्या है आपके फिक्स्ड है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो टोटल वॉलेटाइल सॉलिड्स जो हैं उनका 65% गैसेस में रिड्यूस हो जाता है, और जो रिमेनिंग 35% है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्लज में। और जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं जो इंड्यूस हो रही है उसके डाइजेस्टर में, तो वो या तो 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ टोटल वॉलेटाइल सॉलिड्स है जो कि स्लज में प्रेजेंट है, या 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड्स रिड्यूस टू गैसेस, जो गैसेस में रिड्यूस हो रहे हैं वॉलेटाइल सॉलिड्स उनका 0.9 मीटर क्यूब पर केजी है। टोटल जो गैस फॉर्म हो रही है उसमें 65 से 70% मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, और 30% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, रेस्ट जो है वो अदर गैसेस रहती है। तो फ्यूल वैल्यू जो होती है मीथेन की वो 8600 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है, जिसको आप कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये आपका हो गया ओवरऑल गैस प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लज डाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्लज डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है टेम्परेचर। तो अगर आप एक कर्व देखते हैं टेम्परेचर वर्सेस, सपोज एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर शो किया और इधर आपने डाइजेशन पीरियड जो है डेज में शो किया, तो अगर आप इनके बीच में एक कर्व देखते हैं तो कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है,
तो ये जो रेंज होती है, ये सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 29 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अप्रॉक्स 40, और ये जो है ये अप्रॉक्स 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो यहाँ तक की रेंज कहलाती है, ये आपकी रेंज होती है, इसको कहते हैं मीज़ोफिलिक रेंज। ठीक है, ये मीज़ोफिलिक रेंज है, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है इसको आप कहते हैं थर्मोफिलिक रेंज। तो आप देख रहे हैं कि इसमें टेम्परेचर में जो डिफरेंस है 20 से 40 के बीच में हुआ, लेकिन फिर भी डाइजेशन पीरियड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, वही अगर आप बात करते हैं थर्मोफिलिक रेंज की, तो इसमें टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस हुआ 40 से 54, लेकिन डाइजेशन पीरियड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। इसीलिए जो भी स्लज का डाइजेशन आप करते हैं वो जनरली मीज़ोफिलिक रेंज में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द स्लज इन दिस रेंज moreover digestion odorous gases are evolved up to much greater extent if digestion is carried out in thermophilic range। मतलब कि अगर आप स्लज इस रेंज में स्लज का डाइजेशन करते हैं मीज़ोफिलिक रेंज में, तो कोई भी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप डाइजेशन कर रहे हैं उसमें थर्मोफिलिक रेंज में, तो ओडरस गैसेस जो हैं वो इवॉल्व हो जाती हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक, अगर आप थर्मोफिलिक रेंज में डाइजेशन कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, स्लोप ऑफ कर्व इन मीज़ोफिलिक रेंज इज मच फ्लैटर, बहुत ज़्यादा फ्लैट है ये कर्व, यानी कि डाइजेशन पीरियड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप थर्मोफिलिक रेंज में देखें तो कर्व बहुत ज़्यादा स्लोपी है। देन द स्लोप ऑफ कर्व इन मीज़ोथर्मोफिलिक रेंज, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैटर आ रहा है कर्व। इसका मतलब है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इन थर्मोफिलिक रेंज। इसमें जो है टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है ज़रा सा चेंजेस आ रहे हैं तो ओवरऑल डाइजेशन पीरियड भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। तो एज डिपेंडेंसी ऑफ डाइजेशन पीरियड ऑन टेम्परेचर इन दिस रेंज इज कंपैरेटिवली मोर, क्योंकि टेम्परेचर जो है डाइजेशन पीरियड पूरा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, बट इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्लैटर है। अगर टेम्परेचर में चेंजेस हुए भी तो ओवरऑल डाइजेशन पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब सपोज यहाँ पे आपको जो है एकदम देखना है कि टेम्परेचर सपोज इतना है तो इतना ही रहे, क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर रहेगा फाइनली, सपोज ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू है, तो आपको इस पर ही मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपने ज़रा सा भी चेंज किया तो आपको डाइजेशन पीरियड भी चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए जनरली हमेशा मीज़ोफिलिक रेंज में ही आप डाइजेशन करते हैं। जो पीएच वैल्यू होती है वो अराउंड आप 6.5 से 7.5 की ही रेंज में रखते हैं। अब बात आती है न्यूजेंस कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी ये नेक्स्ट फैक्टर है जो कि स्लज डाइजेशन को इफेक्ट करता है। न्यूजेंस कॉजिंग बैक्टीरिया है NUISANC। तो ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज तो कॉज नहीं करते, लेकिन कलर, टेस्ट और ओडर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो स्लज डाइजेशन प्रोसेस में जो न्यूजेंस कॉजिंग बैक्टीरिया हैं वो होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं सल्फेट को सल्फाइड में, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आयरन आप इसमें ऐड कर देते हैं वाटर में टू प्रेसिटेट आउट आयरन सल्फाइड, जिससे क्या हो, आयरन सल्फाइड बन जाए और फाइनली ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आता है स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट। जनरली जो रॉ स्लज का मॉइस्चर कंटेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 95% रखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्लज फ्रॉम ट्रिकलिंग फिल्टर, यानी ट्रिकलिंग फिल्टर से जो सेकेंडरी स्लज फॉर्म हो रहा है उसका मॉइस्चर कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 96 to 98% होता है। और जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से जो सेकेंडरी स्लज बनता है उसका मॉइस्चर कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 98 to 99% रहता है। मॉइस्चर कंटेंट 90% है, इसका मतलब है क्या? तो 90% मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि 10 kg सॉलिड है 100 kg वाटर में, यानी 90% मॉइस्चर है, यानी कि 100 kg वाटर में सॉलिड कितने हैं, 10 kg। तो अगर आप 1 kg सॉलिड की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 है, यानी 1 kg सॉलिड इन 10 kg वाटर में। वही 95% मॉइस्चर कंटेंट का क्या मतलब है कि टोटल 100 kg वाटर में कितने kg सॉलिड है, 5 kg सॉलिड है। तो अगर आप 1 kg सॉलिड की बात करें तो 1 kg इन
20 kg ऑफ वाटर, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 20। वही 99% मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि 100 kg वाटर में 1 kg सॉलिड है। एक की कमी है, 99% तो मॉइस्चर है ही, यानी 100 में 99 मॉइस्चर है, तो बचा क्या, 1 kg सॉलिड है 100 kg वाटर में, यानी कि अगर आप 1 से डिवाइड करें तो वही आ जाएगा 1 kg इन 100 kg वाटर। क्लियर है? अब सपोज रॉ स्लज में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो Pa% है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है उसका Va है, और जो डाइजेस्टेड स्लज है उसका मॉइस्चर कंटेंट उसमें Pv है और वॉल्यूम Vv है। सपोज लेट द वेट ऑफ सॉलिड्स इन रॉ स्लज, आपने कैपिटल W मान लिया, और रॉ स्लज में जो सॉलिड्स का वेट है वो कैपिटल W है, इसके ये किसके इक्वल होगा, Q0 इंटू SS0 इंटू ईटा SS, यानी कि डिस्चार्ज इंटू सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन इंटू इफिशियंसी, तो ये टोटल W हो गया। लेट वेट ऑफ सॉलिड इन डाइजेस्टेड स्लज, यानी डाइजेस्टेड स्लज में जो सॉलिड का वेट है वो आपने W डैश कंसीडर कर लिया। अब सपोज आपको मैंने ये बताया कि अगर आप 90% मॉइस्चर कंटेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सॉलिड्स कितने हैं, 100 माइनस 90 यानी 10 सॉलिड्स हैं, 10 kg सॉलिड्स, तो डायरेक्टली अगर Pa% मॉइस्चर कंटेंट है तो फाइनली सॉलिड्स कितने होंगे, 100 माइनस Pa kg ऑफ सॉलिड, ठीक है, यानी कि 10 kg ऑफ सॉलिड हो गए इसमें अगर 90% की बात करें, और मॉइस्चर कंटेंट कितना है 90%, यानी अगर यही वैल्यू 90 को आपने Pa कह दिया तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 माइनस Pa kg ऑफ सॉलिड प्लस Pa kg ऑफ वाटर, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा 100 kg ऑफ रॉ स्लज, यानी रॉ स्लज कितना बन गया टोटल 100 kg। तो वही अगर मैं ये कहूँ कि 1 kg ऑफ सॉलिड है तो 1 kg ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितने kg ऑफ रॉ स्लज होगा, सब जगह 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 100 अपॉन 100 माइनस Pa kg ऑफ रॉ स्लज, ठीक है। तो 1 kg ऑफ सॉलिड इक्वल है इतने kg ऑफ रॉ स्लज के, तो W kg ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा, W kg ऑफ सॉलिड्स होगा 100 इंटू W अपॉन 100 माइनस Pa kg ऑफ रॉ स्लज। तो ओवरऑल W kg ऑफ सॉलिड को अगर आप रॉ स्लज के वेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 इंटू W अपॉन 100 माइनस Pa। सिमिलरली सपोज अगर आपने ये कहा कि वही W डैश kg ऑफ सॉलिड आपको निकालना है, तो उस केस में वाटर कंटेंट कितना है, Pv है, तो फाइनली यहाँ पे क्या लिख लेंगे 100 इंटू W डैश अपॉन 100 माइनस Pb kg ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। यहाँ डाइजेस्टेड स्लज की बात हो रही है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, डाइजेस्टेड स्लज। क्लियर है? तो ये ओवरऑल वेट आ गया। अब सपोज आपको वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज निकालना है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज इक्वल टू, सपोज ये Va है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ रॉ स्लज, वेट ऑफ रॉ स्लज डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ रॉ स्लज, यही तो होगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी गामा RS, तो Va इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ रॉ स्लज का वेट कितना होगा आप निकाल चुके हैं पीछे, 100 इंटू W अपॉन 100 माइनस Pa, तो ये आपका रॉ स्लज का वेट हो गया इंटू 1 अपॉन गामा RS, ये हो गई इक्वेशन 1। वही सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज Vv है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू W डैश अपॉन 100 माइनस Pb इंटू 1 अपॉन गामा ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं, यानी अगर आप ये कहते हैं कि जो सॉलिड्स का वेट है वो हमेशा क्या रहेगा, डाइजेस्टेड स्लज और रॉ स्लज में सॉलिड का वेट इक्वल ही रहेगा क्योंकि उतना ही डाइजेस्ट होगा। तो अगर आप इन दोनों को इक्वल करते हैं तो यहाँ से अगर W की वैल्यू निकालें और यहाँ से W डैश की, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, Va इंटू 100 माइनस Pa इंटू गामा RS इक्वल टू Vv इंटू 100 माइनस Pb इंटू गामा DS। अगर सपोज डेंसिटी जो है रॉ स्लज की और डाइजेस्टेड स्लज की सेम है तो फाइनली क्या होगा, यानी कि डेंसिटी होगी, सपोज वाटर है तो उसकी डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, Va इंटू 100 माइनस Pa इक्वल टू Vv इंटू 100 माइनस Pb, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इसका जो है यूज आगे आप न्यूमेरिकल में करेंगे। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि डिज़ाइन अ डाइजेशन टैंक, डिज़ाइन करना है, कुछ फॉलोइंग डेटाज जो हैं गिवन है विद एजम्पशंस दैट द डाइजेशन पीरियड इज 30 डेज, यानी जो डाइजेशन पीरियड है वो 30 डेज गिवन है। स्लज जो है फॉर्म हो रहा है सेडिमेंटेशन टैंक से, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से,
एवरेज फ्लो जो है सीवेज का वो 20 मिलियन लीटर पर डे है, और सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं वो रॉ सीवेज में 300 मिलीग्राम पर लीटर है। मॉइस्चर कंटेंट जो डाइजेस्टेड स्लज का है वो जो है 85% है, और 65% जो है सॉलिड्स का वो रिमूव हो रहा है पीएसटी में, यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव हो रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी गिवन है। तो सपोज ये है आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, पीएसटी। तो यहाँ पे रॉ स्लज आया, तो रॉ स्लज का डिस्चार्ज कितना है 20 मिलियन लीटर पर डे, यानी 10⁻6 लीटर पर डे। और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो कितने हैं रॉ स्लज में 300 मिलीग्राम पर लीटर। और जो इफिशियंसी है यानी कितना रिमूव कर दे रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक सॉलिड्स को, 65% सॉलिड्स का रिमूवल कर रहा है। तो यहाँ पे इफिशियंसी कितनी हो गई 65%, यानी इफिशियंसी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल की। तो इस ये जो है ये आपका क्या है स्लज डाइजेस्टर में जाएगा, यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है स्लज की वो गिवन है 1.02। अब सपोज यहाँ से जो स्लज बना वो डाइजेस्टर स्लज बना, जिसमें जो है डाइजेस्टर स्लज का मॉइस्चर कंटेंट यानी P2 जो है वो सपोज 85% गिवन है। रॉ स्लज का मॉइस्चर कंटेंट आपको नहीं पता है, डाइजेस्टर स्लज का मॉइस्चर कंटेंट पता है। तो आप ये बता सकते हैं कि रॉ स्लज टोटल वेट रॉ स्लज का कितना होगा, यानी वेट ऑफ सॉलिड्स इन रॉ स्लज, यानी सॉलिड्स का वेट जो है रॉ स्लज में कितना होगा, जो वैल्यू है W। तो ये हो जाएगा Q0 इंटू SS0 इंटू इफिशियंसी कितनी है ईटा SS। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड्स जो रॉ स्लज में है। फाइनली कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6 इंटू 300। अब मिलीग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई, इंटू इफिशियंसी कितनी है 0.65, क्योंकि इतने सॉलिड्स जो हैं वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3900 kg पर डे जो है वो रॉ स्लज में सॉलिड का वेट है। अब बात करते हैं कि सपोज जो डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम है V2 है वो क्या होगा 1/3 होता है, और वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज के V1 के। तो सपोज ये फॉर्मूला आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज इंटू 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट इन रॉ स्लज विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इंटू 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज डाइजेस्टेड स्लज। ठीक है, तो V1 इंटू 100 माइनस P1, और V2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं V1/3 के, यानी डाइजेस्टेड स्लज का जो वॉल्यूम होता है वो रॉ स्लज के वॉल्यूम का 1/3 होता है, इंटू 100 माइनस P2 की वैल्यू आपको पता है 85%। ठीक है, तो यहाँ से आप P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो P1 कितना आ जाएगा 95%। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया मॉइस्चर कंटेंट इन रॉ स्लज। तो रॉ स्लज में जो है मॉइस्चर कंटेंट इन रॉ स्लज, और रॉ स्लज का आपको वेट भी पता है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि ओवरऑल जो सॉलिड्स का रॉ स्लज में जो सॉलिड का वेट है वो आपको पता है, तो रॉ स्लज का वेट आप फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली आप क्या करेंगे कि आपको पता है वेट ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का वेट रॉ स्लज में कितना है 3900 kg पर डे, और जो मॉइस्चर कंटेंट है रॉ स्लज में वो है 95%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि जो 5 kg ऑफ सॉलिड्स प्लस 95 kg ऑफ वाटर, इसको अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा 100 kg ऑफ स्लज बन जाएगा, 100 kg ऑफ रॉ स्लज। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर 1 kg ऑफ सॉलिड है तो ये किसके इक्वल होगा 20 kg ऑफ रॉ स्लज के, 20 kg ऑफ रॉ स्लज। और अगर मैं ये कहूँ कि 39 kg ऑफ सॉलिड है, पर डे की ही बात हो रही है, तो कितना होगा रॉ स्लज 39 इंटू 20, 3900 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 78,000 kg ऑफ रॉ स्लज। यानी कि अगर सॉलिड जो है वो 3900 kg है तो स्लज जो है वो बनेगा 78,000 kg। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है रॉ स्लज का, यानी रॉ स्लज का वॉल्यूम क्या होता है V1, तो ये होगा आपका वेट ऑफ रॉ स्लज, वेट ऑफ रॉ स्लज अपॉन डेंसिटी ऑफ रॉ स्लज, तो डेंसिटी ऑफ रॉ स्लज। ठीक है, तो वेट कितना है 78,000 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है 1.02। अगर इसमें आप डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी ऑफ रॉ स्लज आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 76.47 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, क्योंकि ये वेट kg पर डे में है।
अब आपको V1 पता चल गया, V2 निकाल सकते हैं V1/3 से। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 25.5 मीटर क्यूब पर डे। तो टोटल वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं स्लज डाइजेस्टर का। फॉर्मूला क्या होता है, V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 इंटू डिटेंशन टाइम। तो ये आपको पता है V1 कितना है 76.47 माइनस 2/3 ऑफ V1 76.47 माइनस 25.5 इंटू डिटेंशन टाइम है 30 डेज का। तो फाइनली टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1274 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या है डाइजेशन टैंक डिज़ाइन करना है, मतलब डाया साइज वगैरह सब बताना है। तो सपोज आपने एज्यूम कर लिया कि जो हाइट है डाइजेशन टैंक की वो सपोज 10 मीटर है। तो एरिया कितना हो जाएगा 127.4 मीटर स्क्वायर, और एरिया इक्वल टू क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 127.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप डाया निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 12.7 मीटर। तो इस टाइप से जो है आप डाइजेशन टैंक की डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि डाइजेस्टेड स्लज जो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकला है। थैंक यू फ्रेंड्स।